अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट। तो बच्चों जो इसकी डेफिनेशन है जो हमारी बुक के मुताबिक उसमें कि ये वो टाइम है कि जिसमें जो हमारे पास सैंपल प्रेजेंट है उसमें से आधा जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, रेडिएशंस को एमिट हो कर देगा। तो वो टाइम क्या कहलाएगा? उसकी हाफ लाइफ। और ये डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट है, ये सभी एलिमेंट्स के लिए सेम नहीं है। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास किसी सैंपल के 1000 एटम है, ऐसे फ़र्ज़ करते हैं 1000 एटम है। तो वो जाहिर है कि क्या करेंगे वो, जैसा कि आपने न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में पढ़ा है कि जब कोई न्यूक्लियस अल्फा बीटा या गामा रेडिएशंस एमिट करता है तो उसके न्यूक्लियस में चेंजेस होते हैं। जो पेरेंट है वो डॉटर न्यूक्लाइड में चेंज हो जाता है बाय इमिटिंग सम रेडिएशंस। तो वो फ़र्ज़ करें कि 1000 एटम है किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल के, तो वो टाइम के जिसमें 1000 के आधे यानी कि 500 एटम्स जो है वो क्या हो जाएंगे? डिके हो जाएंगे। तो बाकी कितने बचे? 500। तो 500 किधर गए? वो 500 जो है वो डिके होके किसी दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हो गए। जैसे कि उसने अगर अल्फा जो है वो पार्टिकल मिट किया है या बीटा पार्टिकल मिट किया है, तो इसका मतलब है हम कहेंगे कि वो डिके हो गए। तो बाकी कितने बचे? 500। तो वो टाइम कि जिसमें जितने प्रेजेंट थे यानी कि 1000 उसके आधे यानी कि 500 डिके हो गए, तो उस टाइम को हम कहेंगे हाफ लाइफ। अच्छा ये भी याद रखिएगा कि पहले हमने कहा कि 1000 एटम थे तो उसके आधे 500 डिके हो गए। तो अगली हाफ लाइफ में फ़र्ज़ करते हैं कि इसमें एक दिन लगा। ऐसे हम एक फ़र्ज़ी वैल्यू लेते हैं कि इसमें एक दिन लग गया। तो ये नहीं कि अगले दिन जितने 500 के 500 डिके होंगे, नहीं, जितने प्रेजेंट हैं उसके हाफ यानी कि 500 का हाफ जो है वो 250। तो अगले दिन कितने डिके हुए? 250 जो है वो एटम्स डिके हो गए और बाकी जितने प्रेजेंट थे उसके हाफ रह गए। इसी तरह नेक्स्ट डे कितने डिके होंगे? 250 के हाफ 125। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है। तो अब ये भी याद रखिएगा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो हाफ लाइफ है वो डिफरेंट है। अब बाज़ की आप देखेंगे कि कई हज़ार साल जो है वो उसकी जो है वो हाफ लाइफ होती है, बाज़ की फ्यू ईयर्स होती है, बाज़ की फ्यू हंड्रेड ईयर्स होगी, बाज़ की फ्यू ईयर्स होगी, बाज़ की दिन होगी, बाज़ की घंटे होगी और बाज़ की सेकंड्स भी होती हैं। ठीक है। तो हर एलिमेंट की हाफ लाइफ सेम नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए क्या होगी? डिफरेंट होगी, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। जब आप इसे बुक से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसने चंद एक हाफ लाइफ की डेफिनेशन से पहले चंद एक कैरेक्टरिस्टिक को भी बताया है। और उसमें वो ये कहता है कि जो प्रोसेस है रेडियो एक्टिविटी का, ये एक रैंडम प्रोसेस है। अब रैंडम कैसे? इसमें हम जैसे कि हमने कहा कि जितना रेडियो एक्टिव सैंपल है उसका हाफ इतने टाइम में डिके हो जाएगा, तो वो जो टाइम है उसकी हाफ लाइफ कहलाएगा। अब आपने ये तो कहा कि उसके हाफ डिके हो जाएंगे, लेकिन आप किसी भी एटम के बारे में ये प्रिडिक्ट पहले नहीं कर सकते कि ये डिके होगा। ठीक है। तो कौन सा एटम कब डिके कर जाए ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और इस वजह से हम कहते हैं कि जो प्रोसेस है रेडियो एक्टिविटी का ये रैंडम है। हम किसी भी एटम के बारे में सर्टेनिटी के साथ ये हम नहीं कहेंगे कि फ़लाँ एटम डिके करेगा या फ़लाँ एटम डिके कर जाएगा। इसको समझाने के लिए समटाइम ये एग्जांपल ली जाती है कि फ़र्ज़ करें कि आप किसी सिटी में रहते हैं और आप ये पता चला सकते हैं कि उस सिटी का पर 1000 जो है वो, या पर 10,000 या पर लाख जो है वो क्या डेथ रेट है, कि इतने लोग रोज़ाना जो है वो या फ़र्ज़ करें कि मंथली बेसिस पे इतने लोग जो है वो इस सिटी में मर जाते। लेकिन आप किसी पर्सन के सर्टेनिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ बंदा जो है वो फ़लाँ वक्त में मर जाएगा। ठीक है। तो ये जो चीज़ है यही इसी तरह ये एटम्स के बारे में भी है कि आप सर्टेनिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ एटम जो है वो डिके होगा और फ़लाँ नहीं होगा।
जो दूसरी प्रॉपर्टी वो ये बताते हैं कि जो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लाई प्रेजेंट से। अब इसको हम यूँ ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि अगर जो है वो एक सैंपल है उसी ही एलिमेंट का, लेकिन उसमें हमारे पास है फ़र्ज़ करें 1000 एटम, और एक दूसरा सैंपल भी हमारे पास उसी ही एलिमेंट का प्रेजेंट है, लेकिन उसमें हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं कि 10,000 एटम है। तो फ़र्ज़ करें कि जैसा कि हमने उस एलिमेंट की हाफ लाइफ कंसिडर की थी कि एक दिन है, तो एक दिन बाद जो 1000 एटम है उसमें 500 डिके हो जाएंगे, जबकि जो दूसरा सैंपल है उसमें जो 10,000 एटम वाला है उसमें 5000 एटम जो है वो डिके हो जाएंगे। तो इससे ये पता चला कि शुरू में जितने नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लाई ज़्यादा प्रेजेंट हैं उतने ही जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं पर यूनिट टाइम वो भी ज़्यादा डिके होंगे, और अगर वो कम प्रेजेंट है तो कम डिके होगा। तो इस वजह से वो कहता है कि जो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लाई प्रेजेंट से। फिर जो नेक्स्ट वो ये कहता है कि जो कांस्टेंट फ्रैक्शन है तकरीबन वो तमाम न्यूक्लाई की एक सर्टेन टाइम में डिके हो जाती है, और वो जो कांस्टेंट फ्रैक्शन जैसा कि हमने कहा कि उसके हाफ जो है वो इतने टाइम में डिके हो जाते हैं, और वही रिप्रेजेंट करते हैं हाफ लाइफ को। और हाफ लाइफ इसलिए भी ली जाती है कि अगर हम कहें कि एक एलिमेंट कब टोटली डिके हो जाएगी, एक एलिमेंट जो है वो कभी भी कंप्लीटली डिके नहीं होती, बल्कि उसके लिए हमें अनलिमिटेड टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो हम उसका टोटल लाइफ स्पैन मेजर नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि बहुत सारी ऐसी एलिमेंट्स हैं जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमें मिलती हैं उनमें से ये कहा जाता है कि तकरीबन 20 हाफ लाइफ के बाद उनकी एक्टिविटी, यानी कि वो जो जितनी रेडिएशन एमिट करते हैं वो इतनी कम होती है कि उन्हें फिर डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि क्या वो कोई भी जो सैंपल है वो क्या कम्प्लीटली डिके होता है, तो नहीं, वो जो है उसका जो टाइम या लाइफ स्पैन है, टोटल जो लाइफ स्पैन है वो तकरीबन जो है वो मेजर नहीं किया जा सकता, और उसे इसलिए हम क्या कहते हैं, अनलिमिटेड कहते हैं। अब जो ये एक ग्राफ दिया हुआ है रेडियो एक्टिविटी ऑफ रेडियम के लिए, ठीक है। अब इन्होंने उसकी जो हाफ लाइफ है वो 1620 जो है वो पुट की है, यानी कि ये तकरीबन 1600 ईयर्स है। अब फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास शुरू में जो सैंपल प्रेजेंट था उसके n नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स जो है वो हमारे पास प्रेजेंट थे। जब 1620 ईयर्स गुजर जाएंगे, यानी कि फर्स्ट हाफ लाइफ गुजर जाएगी, तो जितने जो एटम्स प्रेजेंट थे या हमारे पास जितने अनस्टेबल न्यूक्लाइड प्रेजेंट थे या जो सैंपल था वो कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर जब 2 हाफ लाइफ गुजरेंगी तो बाकी कितना बचेगा, जितना प्रेजेंट था 1/2 उसका हाफ, 1/2 का हाफ 1/4 रह जाएगा। फिर जितना सैंपल प्रेजेंट है वो शुरू वाली वैल्यू का, यानी कि 1/4 उसका हाफ 1/8 रह जाएगा। तो थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितना रह गया, 1/8। तो इसी को ही देखते हुए बच्चे हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे जिसमें हम रिलेशन फाइंड करेंगे 3 चीज़ों का। वो 3 चीज़ें क्या हैं कि शुरू में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट थे या नंबर ऑफ या जो सैंपल था, फिर जो रिमेनिंग सैंपल है, और हाफ लाइफ के दरमियान रिलेशन वो कैसे है, वो फार्मूला हम देखते हैं। ये वो जो फार्मूला है, रिमेनिंग एटम्स इज इक्वल टू ओरिजिनल एटम्स डिवाइडेड बाय 2⁻t, जबकि जो स्मॉल t है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को, ठीक है। अब इस फार्मूले को देखते हैं ये उसने कैसे डिराइव किया, ठीक है। अब देखें, फ़र्ज़ करें कि आपने जो n नॉट है, यानी कि जो शुरू में सैंपल था वो कितना था, फ़र्ज़ करें उसके 64 जो है वो हम कहते हैं कि 64 ग्राम था, ठीक है। आपके पास कोई सैंपल है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, और उसे n नॉट को आपने कह दिया 64 ग्राम है, ठीक है। या नंबर ऑफ एटम्स भी आप ले सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि अब मैं आपसे पूछूं कि बताएं बच्चों कि फ़र्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितना सैंपल रह गया, तो आप टोटल जितना सैंपल है 64 उसे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना रह गया, 32 ग्राम, ठीक हो गया। अब
मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताएं सेकेंड हाफ लाइफ के बाद कितना रह गया, तो जितना रहता है 32 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो कितना रह गया 16 ग्राम। इसी तरह से कि मैं पूछूं कि बताएं थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितना रह गया, तो आप करेंगे 16 ग्राम डिवाइडेड बाय 2, तो कितना रह गया 8 ग्राम। और इसी तरह आप फोर्थ हाफ लाइफ के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इससे आपने ये जो फार्मूला है वो कैसे निकाला, देखें कि जो बाकी बचे 32, ठीक है ना, अगर हम इसे 64 के लिखें तो हमने लिखा 64 डिवाइडेड बाय 2⁻1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो आया आंसर 16, ठीक है, जो आंसर आया 16, इसे मैं अगर 64 की टर्म में लिखूं तो इसे मैं लिख सकता हूँ ना 64 डिवाइडेड बाय 2⁻2, क्योंकि 64 डिवाइडेड बाय 2⁻2 किसके इक्वल है 4, तो जब आप 64 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर क्या आएगा 16। इसी तरह अब ये ज़रा देखें कि आंसर हमारा थर्ड हाफ लाइफ के बाद क्या आया था 8, इसे मैं लिख सकता हूँ ना 64 8 को डिवाइडेड बाय 2⁻3, ठीक है, 2⁻3 किसके इक्वल है 8, तो 64 डिवाइडेड बाय 8 किसके इक्वल आया 8। तो अब ज़रा इस फार्मूले को देखो कि जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं जैसे कि 32 या 16 या 8, ये जो है वो क्या आ गया रिमेनिंग एटम्स, ठीक है। रिमेनिंग एटम्स क्या हैं, देखिए पहली हाफ लाइफ के बाद 32, दूसरी के बाद 16, तीसरी के बाद 8, और इधर एक देखें उसके अंदर एक पैटर्न है, देखें 2⁻1, पहली हाफ लाइफ 2⁻1 आया, दूसरी हाफ लाइफ 2⁻2 आया, तीसरी हाफ लाइफ 2⁻3 आया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हमने फाइंड करना है कि कौन सी हाफ लाइफ के बाद आपने फाइंड करना है रिमेनिंग एटम्स को, तो आप क्या करें कि जो टोटल सैंपल था उसे डिवाइड कर दें 2⁻, जो हाफ लाइफ का जो जिस हाफ लाइफ के बाद आप फाइंड करना चाहते हैं उसके नंबर ऑफ एटम। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, तो उसमें आप प्रिडिक्ट कीजिएगा, जैसा कि फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूं बच्चों कि आपके पास एक सैंपल है से कि N0 है 128 ग्राम, ठीक है। मैं पूछता हूं बच्चे बताएं कि पांचवी हाफ लाइफ के बाद t इज इक्वल टू 5, t स्मॉल t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हाफ लाइफ को, ठीक है। पांचवी हाफ लाइफ के बाद n यानी कि रिमेनिंग सैंपल कितना होगा, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे N0 डिवाइडेड बाई 2⁻t। अब N0 क्या है 128 ग्राम डिवाइडेड बाई 2⁵, तो आप क्या करेंगे 128 को डिवाइड कर देंगे 2⁵ 32 से, और इस तरह जो आंसर आएगा वो आप वैल्यू लिख देंगे और वो उसका रिमेनिंग सैंपल को रिप्रेजेंट करेगा। और ये बच्चों बस लास्ट बात है, और इसमें वो ये कहता है कि जो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है वो जो केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं या रिएक्शंस हैं इन पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। और इसी तरह ये जो है वो कोई भी ऐसी चेंज जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये अगर वैल्यू आप चेंज करते हैं न्यूक्लियस के ऊपर तो इससे भी रिसर्चेज यही साबित करती हैं कि इसका भी रेडियो एक्टिविटी पर या हाफ लाइफ पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप फ़र्ज़ करें कि किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल का जो हाफ लाइफ है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड करें और फिर 50 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड करें, तो आप देखेंगे कि दोनों टेम्परेचर पर जो हाफ लाइफ थी उस रेडियो एक्टिव सैंपल की उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, मतलब वो इस टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। इसी तरह केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंडेंट है, क्योंकि जो रेडियो एक्टिविटी है वो एक न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट फिनोमिना है। इस वजह से न्यूक्लियस, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो न्यूक्लियस के जो बिहेवियर है उसे अफेक्ट नहीं करती, इस वजह से जो रेडियो एक्टिविटी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये टॉपिक आज यहाँ पे ख़त्म होता है, पढ़ के देख लीजिएगा, और अगर आपको कोई भी बात ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।